नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो फिर देरी किस बात की, चलिए इस हफ्ते की खबरों का सफर शुरू कर लेते हैं और पहले आपको बताते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां। पहला नाम है मन्नापुरम फाइनेंस का, जिसने एक सफाई जारी की है जिसके बाद ये शेयर भागता हुआ दिखा है। मन्नापुरम फाइनेंस ने बेन कैपिटल के साथ जो डील हो रही है उसको लेकर सफाई जारी की है। बेन कैपिटल के साथ डील को लेकर कोई देरी नहीं है, ऐसा कंपनी की ओर से सामने आया है। दरअसल खबरें ऐसी थी या एक रिपोर्ट थी कि रेगुलेटरी चिंताओं की वजह से ये डील में देरी हो रही है, जिसको लेकर कंपनी ने कहा है कि जो रिपोर्ट है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, यानी कि बुनियादी रूप से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि सब्सिडरी कंपनियों में मैनेजमेंट पर आरबीआई से मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। सभी अर्जियां यानी कि जो आवेदन है वो कंपनी की ओर से दाखिल किए जा चुके हैं। केवल आरबीआई से जो फुल कंट्रोल है उसके ऊपर फाइनल मंजूरी आना बाकी है। आरबीआई की ओर से फाइनल मंजूरी मिलना प्रक्रिया का हिस्सा है, इसे देरी का संकेत नहीं समझा जाना चाहिए। जब ये क्लैरिफिकेशन आया कंपनी की ओर से तो 12 जनवरी को बेन कैपिटल डील पर सफाई जब आई तो मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर में करीब 3% की मजबूती के साथ 294 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। एनएसई के आईपीओ को लेकर इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा हलचल रही। एनएसई के आईपीओ के लिए ज़मीन लगभग तैयार हो चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेबी चीफ की ओर से एनएसई के आईपीओ को लेकर जो एनओसी आने वाली ना उसको लेकर एक बड़ा बयान इस हफ्ते आता हुआ दिखा। एनएसई के आईपीओ के लिए जो एनओसी है उसको देने की एडवांस स्टेजेस पर है, ऐसा सेबी चीफ की ओर से बयान निकल के सामने। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंदर यानी कि जनवरी महीने के अंदर ही आपको एनएसई के आईपीओ को एनओसी आती हुई नजर आ सकती है। सेबी चीफ के बयान के बाद हमने देखा 12 जनवरी को बीएसई के शेयर में 4.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 2,790 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। और इंटरेस्टिंगली एक शेयर और था जो कि एक्टिव था, आईएफसीआई का शेयर। इसमें 15% का इम्पैक्ट हमने 12 तारीख को देखा और ज़बरदस्त मजबूती स्टॉक में देखने को मिली। और 13 जनवरी को भी हमने देखा ये शेयर करीब 2.25% की मजबूती के साथ 57 रुपये 67 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ देखा। और इसका कारण आपको बताते, कारण ये है कि SHCIL यानी कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस कंपनी के पास एनएसई की करीब 4.5% हिस्सेदारी है और ये कंपनी यानी कि SHCIL IFCI की सब्सिडरी कंपनी है। तो IFCI के पास SHCIL की 52.86% हिस्सेदारी है, यानी कि इनडायरेक्टली इस कंपनी के पास IFCI के पास एनएसई की हिस्सेदारी है। और यही कारण था कि IFCI के शेयर में इस खबर के आने के बाद 2 दिन तक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो है वोडाफोन आइडिया को लेकर। एजीआर पर राहत के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में इस हफ्ते काफ़ी उठापटक देखने को मिली। एजीआर की जो राहत मिली है उसके बाद खबरें ऐसी आई पिछले वीकेंड पर कि एसबीआई के नेतृत्व में कंपनी के लेंडिंग प्लान की जो समीक्षा है वो बैंकों की ओर से की जा रही है। काफ़ी सारे बैंक्स हैं जिनको लेकर कंपनी पहले ही बातचीत कर रही थी। 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ही बैंकों से जुटाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे एजीआर से जुड़े हुए जिसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब जो कि पिछले हफ्ते सरकार ने राहत दी है उसके बाद बैंक अब खबरें आ रही हैं कि इसको लेकर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें सरकार ने एजीआर बकाया को 16 साल में चुकाने की इजाज़त दी है, यानी कि मोहलत दी है इस कंपनी को। और सरकार ने एजीआर बकाया फ्रीज किया है, लेकिन अभी भी स्पेक्ट्रम को लेकर जो पेमेंट्स हैं उसको लेकर कंपनी की चिंताएं बरकरार है, जिस वजह से बैंक विचार विमर्श कर रहे हैं। 12 जनवरी को वोडाफोन आइडिया के शेयर में पहले हाफ में गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में रिकवरी आई और शेयर मामूली सी गिरावट के साथ 11 रुपये 25 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 13 जनवरी यानी कि अगले ही दिन खबर थी कि एजीआर पर जो राहत है उसकी रकम 54,200 करोड़ रुपए हो सकती है। ऐसा मोतीलाल ओसवाल की ओर से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें निकल के सामने आया। कुल मिलाकर देखें तो इस कंपनी के ऊपर करीब 87,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है, जिसमें से मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 52,400 करोड़ रुपए के आसपास की राहत इस कंपनी को देखने को मिल सकती है। प्रति शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बताती है कि ये 5 रुपये प्रति शेयर के आसपास ट्रांसलेट होती हुई नजर आ सकती है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सिटी ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें शेयर के ऊपर बाय रेटिंग दी थी और 15 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया था। 13 जनवरी को शेयर ने 11 रुपये का अहम स्तर तोड़ा और 4% की गिरावट के साथ 10 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। हालांकि कुछ निवेशक ऐसे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में देखें तो इस शेयर को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। वो मान रहे हैं कि शेयर में शायद डबलिंग भी यहाँ से देखने को मिल सकती है।
अगला नाम है लेमन ट्री होटल्स का। लेमन ट्री ने एक बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का ऐसा ऐलान किया है। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है फ्लियर होटल्स, जिसमें 960 करोड़ रुपए की रकम वॉबर्ग पिंकस की ओर से निवेश की जाएगी और 41.09% हिस्सेदारी इस कंपनी की खरीदी जाएगी। अब फ्लियर होटल्स के साथ जो 4 सब्सिडरी कंपनीज हैं उनका मर्जर किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो कंपनी के 311 शेयर हैं उसके बदले में फ्लियर होटल्स के 20 शेयर मिलेंगे। कंपनी के जो शेयर धारक हैं उनके पास फ्लियर होटल्स का 32.96% हिस्सा होगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के बाद फ्लियर होटल्स की बाजार में अलग से लिस्टिंग करवाई जाएगी, जिसके बाद करीब 33% के आसपास की हिस्सेदारी लेमन ट्री होटल्स की इस सब्सिडरी कंपनी में होगी। अब फ्लियर होटल्स की लिस्टिंग होने में 12 से 15 महीने का समय लगेगा और उसके साथ साथ अनाउंसमेंट ये भी हुआ कि 2 सब्सिडरी कंपनीज हैं, एक है कार्नेशन होटल्स और दूसरा हैम्पस्टीड लिविंग, जिसका इस कंपनी के साथ यानी कि लेमन ट्री के साथ मर्जर किया जाएगा। तो 2 तरह से ये रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला सामने आया, जिसको लेकर 12 जनवरी को स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखा। उस दिन लेमन ट्री होटल्स के शेयर में ऊपरी स्तरों से गिरावट के बावजूद करीब 1.5% की मजबूती के साथ 152 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। वेदांता के डीमर्जर प्लान को हरी झंडी मिल गई है। एनसीएलटी ने इस कंपनी की जो डीमर्जर योजना है उसको मंजूरी दे दी है। इस डीमर्जर के तहत आप जानते हैं कि 5 सेगमेंट्स में 5 अलग अलग कारोबार में इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस है उसको बांट दिया जाएगा और अलग से उन कंपनियों की लिस्टिंग भी होती हुई नजर आएगी। 9 जनवरी को एनसीएलटी ने इस डीमर्जर योजना को मंजूरी दी है, जिसके ऊपर 12 जनवरी यानी कि सोमवार को शेयर ने रिएक्ट किया और उस दिन शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ 627 रुपये 35 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 14 जनवरी को खबर थी कि नुआमा की ओर से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें इस डीमर्जर योजना के बाद 686 रुपये से जो टारगेट है शेयर का उसको बढ़ाकर 806 रुपये कर दिया गया। नुआमा का मानना है कि डीमर्जर होने से जो वैल्यू अनलॉकिंग है उसका फायदा इस कंपनी के शेयर में साफ तौर पे देखने को मिलेगा। 14 जनवरी को शेयर ने 679 रुपये 45 पैसे का रिकॉर्ड हाई छुआ और एक्सपर्ट्स यानी कि लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी मानते हैं कि 50% मुनाफा वसूल लेना चाहिए, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। अगर आपने पहले खरीद रखा है तो बाकी जो 50% पोजीशन है उसको आप 642 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ऊपर जाए तो आपका मुनाफा यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। 14 जनवरी को वेदांता का शेयर करीब 6% की मजबूती के साथ 675 रुपये 75 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। अगला नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट का। बोनस इशू को मंजूरियां मिलने से ये शेयर इस हफ्ते फोकस में या फिर जोश में रहा। कंपनी को बोनस इशू के लिए सभी औपचारिक मंजूरियां मिल चुकी हैं। 5 से 7 जनवरी के बीच में एनएसई और बीएसई यानी कि दोनों एक्सचेंजेस से मंजूरी मिल गई थी और शेयर धारकों ने इसको पहले ही यानी कि 31 दिसंबर को बोनस इशू को अप्रूव कर दिया था। बोनस इशू के लिए 13 जनवरी रिकॉर्ड डेट तय की गई थी। हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर देने की इस कंपनी की ओर से घोषणा हुई थी और इसका इम्पैक्ट हमने 13 जनवरी को देखा। उस दिन शेयर ने 683 रुपये 50 पैसे का रिकॉर्ड हाई लगाया और उस दिन यानी कि 13 जनवरी को ऑथम इन्वेस्टमेंट का शेयर 683 रुपये 50 पैसे तक उछला और करीब 7.25% की मजबूती के साथ 667 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पूंजी जुटा रही है बायोकॉन। इस हफ्ते इस कंपनी ने 4150 करोड़ रुपए का QIP इशू लॉन्च कर दिया है पूंजी जुटाने के लिए। QIP का जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 368 रुपये 35 पैसे था, जो कि उस समय का जो मौजूदा भाव था उससे 5% के डिस्काउंट पर था। QIP के चलते 7.5% तक का इक्विटी डिल्यूशन देखने को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। और QIP के तहत जारी शेयरों पर 6 महीने का लॉक इन भी रहेगा, यानी कि जिनको भी ये शेयर मिलेंगे वो 6 महीने तक नहीं बेच पाएंगे। 5 जनवरी को इस कंपनी ने एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया था, जिसके तहत एक तो टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 2 को 62 लाख शेयर जारी किए गए हैं, सेरम इंस्टीट्यूट को 5.5 करोड़, एक्टिव पाइन को 1 करोड़ 70 लाख शेयर जारी किए गए हैं और उसके साथ साथ माइलेन को भी 9 करोड़ 10 लाख शेयर इस कंपनी की ओर से जारी किए गए हैं। अब जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो एसआर वेल्थ के लोकेश सिथिया जी मानते हैं कि शेयर को आप खरीद सकते हैं। छोटी अवधि का नजरिया आपका है तो 425 से 440 तक के टारगेट आ सकते हैं, बशर्ते आप 345 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। लंबी अवधि में तो एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये शेयर डबल भी हो सकता है। 13 जनवरी को बायोकॉन के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ 377 रुपये 30 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 383 रुपये 95 पैसे तक भी उछल गया था। एनएलसी इंडिया की सब्सिडरी लिस्ट होने जा रही है। एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स, जिसे आप NIRL के नाम से भी जानते हैं, इसकी लिस्टिंग को कंपनी के बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी की ग्रीन एनर्जी कारोबार से जुड़ी हुई ये सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी लिस्टिंग के दौरान
25% हिस्सा बिक्री होगी और 66.7 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। इस फैसले के साथ साथ बोर्ड ने एक और फैसला भी लिया जिसमें ₹3.60 का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है, जिसकी 16 जनवरी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इन दोनों फैसलों के चलते 13 जनवरी को एनएलसी इंडिया का शेयर शुरुआती कुछ मिनटों में उछला, लेकिन बाद में ये शेयर में गिरावट देखने को मिली, प्रेशर आ गया और करीब 1/4% गिरकर ये शेयर ₹255.35 के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 14 जनवरी को फिर से खबर थी कि इस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये करार किया गया है और माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का संभावित निवेश इस कंपनी की ओर से किया जाएगा। 14 जनवरी को एनएलसी इंडिया का शेयर ₹265.90 तक उछला और करीब 2% की मजबूती के साथ ₹260.15 के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। सरकारी कंपनी एनबीसीसी की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एंट्री हो गई है। जी हां, इस कंपनी ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में स्ट्रेटेजिक कदम रखा है और इसके लिए इस कंपनी ने सरकारी कंपनी बीईएल के साथ हाथ मिलाया। एक एमओयू भी साइन किया गया जिसके तहत हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकोसिस्टम को दोनों कंपनियां मिलकर ऑप्ट करेंगी। दोनों कंपनियां लंबी अवधि में ग्रोथ के जो मौके हैं उनको तलाश करेंगी और इसका इम्पैक्ट हमने उस दिन एनबीसीसी के शेयर में देखा। 13 जनवरी को एनबीसीसी के शेयर खुलने के कुछ ही मिनटों में इंट्राडे हाई पर पहुंच गया, लेकिन क्लोजिंग 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ₹105.31 के स्तर पर जाकर देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक ने बीईएसएस के रोल आउट की घोषणा की है। कंपनी ने पहले रेजिडेंशियल बीईएसएस यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के रोल आउट की घोषणा की है, जिसका नाम ओला शक्ति रखा गया है और ये रेजिडेंशियल बैटरी कंपनी की ओर से लॉन्च की गई है। ईवीस या फिर ऑटो के ऊपर तो पहले से ही इस कंपनी का फोकस है ही है, लेकिन उसके अलावा उससे अलग इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर इस कंपनी का साफ तौर पे फोकस है। तमिलनाडु में कृष्णागिरी में इनकी एक गीगा फैक्ट्री है जिससे ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रोल आउट कंपनी की ओर से किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इनकी वेबसाइट पर ₹999 के अमाउंट से इस प्रोडक्ट की यानी कि ओला शक्ति की जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो भी शुरू हो चुकी है। 13 जनवरी को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग आप देखेंगे तो करीब 1% की गिरावट के साथ ₹38.99 के स्तर पर जाकर देखने को मिली। आईओसी यानी कि देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी, इसके लिए अबू धाबी से इस हफ्ते एक अच्छी खबर आई है। हुआ यूं है कि अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में तेल संसाधनों की मौजूदगी साबित हुई है। कंपनी ने कहा कि कुएं के नतीजों से वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं और इकोनॉमिक डिलीवरेबिलिटी स्थापित करने की उम्मीद कंपनी की ओर से की जा रही है। यही नहीं, कंपनी ने यह भी कहा कि इनकी एक एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यूबीपीएल के नाम से, उसने भी ऑनशोर ब्लॉक 1 में टेस्टिंग के दौरान तेल की खोज को विटनेस किया था। एक कुआं है जिसकी टेस्टिंग की गई थी, उसके दौरान ये तेल की खोज की गई है। और आपको बता दें कि इनकी जो एसपीवी है यूबीपीएल, उसको 2019 की शुरुआत में ये ब्लॉक का एक्सप्लोरेशन का काम सौंपा गया था। 14 जनवरी को आईओसी के शेयर में 1% से ज़्यादा की मजबूती के साथ डे हाई के करीब ₹159.16 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, बावजूद इसके कि कच्चे तेल की कीमतें ग्लोबल मार्केट्स में ऑलमोस्ट 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अगला नाम है पॉलीकैब का, जिसमें ब्लॉक डील के बाद इस हफ्ते हमने गिरावट बनती हुई देखी। 14 जनवरी को एक बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसमें ऑलमोस्ट 8 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, यानी कि आधे % के आसपास की इक्विटी ने हाथ बदले हैं। ₹7,387.50 के औसत दाम पर 590 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा पूरा हुआ है और उस दिन यानी कि 14 जनवरी को पॉलीकैब के शेयर में 3% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ ₹7,323.50 के स्तर पर डे लो के करीब जाकर हम देखा कारोबार की क्लोजिंग हुई। ऐसी ही ब्लॉक डील आवास फाइनेंसर्स में हुई और इस शेयर में भी हमने देखा गिरावट ही देखने को मिली। 14 जनवरी को 21,70,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई है, जो कि 0.3% के आसपास की इक्विटी बनती है, यानी कि बड़ी ब्लॉक डील थी, जो कि ₹1449 के औसत दाम पर हुई और इस सौदे की वैल्यू 314 करोड़ रुपए बताई गई है। 14 जनवरी को आवास फाइनेंसर्स के शेयर में करीब 1.4% नीचे ₹1443.60 के स्तर पर क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर ₹1472.20 तक भी उछल गया था। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में इस हफ्ते एक बड़ा एडजस्टमेंट हुआ है। 14 जनवरी को 1:5 के स्टॉक स्प्लिट का एडजस्टमेंट हुआ है। 14 जनवरी 1:5 के स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट थी, जिस वजह से बड़ा एडजस्टमेंट हमने स्टॉक में बनता हुआ दिखा और स्टॉक स्प्लिट के चलते शेयर में 80% का बड़ा फॉल तो नहीं कहना चाहिए, हाँ एक एडजस्टमेंट जरूर हुआ है। तो शेयर में अगर आपने 2000 के ऊपर के लेवल्स पहले देखे थे, अब ये 400 रुपये के आसपास अगर आपको ट्रेड करता हुआ दिखे तो कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है। 14 जनवरी को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर ₹418.80 तक फिसला, बाद में रिकवरी हुई और करीब 1.25% नीचे ये शेयर ₹421 के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया।
कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल के आईपीओ ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। बीसीसीएल की लिस्टिंग 16 जनवरी से शिफ्ट होकर 19 जनवरी हो गई है। ये पहला अपडेट है आपके लिए, यानी कि शुक्रवार को नहीं, ये अगले सोमवार को लिस्ट होने जा रही है, क्योंकि कई लोगों को ये पता था कि 16 जनवरी को ये लिस्ट होने जा रही है, लेकिन वो छुट्टी जो आ गई बीच में बीएमसी के इलेक्शंस की वजह से, इस वजह से एक ट्रेडिंग डे आगे इसकी जो लिस्टिंग है वो शिफ्ट हो गई है। अब दूसरी बात यह है कि बीसीसीएल दूसरा सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला पीएसयू आईपीओ बन चुका है। तो 34.69 करोड़ के सामने 5,093 करोड़ शेयरों की जो बोलियां हैं वो इस कंपनी को मिली हैं। मझगांव डॉक के बाद बीसीसीएल को सबसे ज़्यादा बोलियां मिलती हुई नजर आई हैं। 2020 में मझगांव डॉक के आईपीओ को 157.41 गुना बोलियां मिली थी। आईपीओ को 1,17,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिली हैं, जो कि तीसरी सबसे अधिक है। ये दूसरा नया कीर्तिमान है जो कि इस कंपनी ने रचा है। तो कोल इंडिया को 2,31,000 करोड़ रुपए, इसी तरह से एक और सरकारी कंपनी एनएचपीसी को बता दें तो 1,41,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिली थी। फिलहाल आप देखें, गुरुवार की शाम तक के आंकड़े बताते हैं कि बीसीसीएल का जो जीएमपी है वो 14 रुपये 65 पैसे प्रति शेयर है, यानी कि इस हिसाब से 37 रुपये 65 पैसे के आसपास इस शेयर की शेयर बाजार में लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 14 जनवरी को कोल इंडिया के शेयर ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, जो कि आंकड़े आए थे, नए कीर्तिमान हासिल किए गए हैं। तो कोल इंडिया का शेयर भी 442 रुपये तक उछल गया था उस दिन, जो कि नया 52 वीक हाई है शेयर के लिए, और करीब 0.25% की बढ़त के साथ ये शेयर 432 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। येस बैंक से जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस हफ्ते सामने आता हुआ दिखा है। एसएमबीसी यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को भारत में नई सब्सिडरी कंपनी बनाने की मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि 4 महीने पहले ही इन्होंने येस बैंक में हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद अब ये आरबीआई की ओर से इनको मंजूरी मिल गई है, और ये दूसरा बैंक है 8 महीने के अंतराल में जिसमें आरबीआई की ओर से किसी विदेशी बैंक को भारत में सब्सिडरी कंपनी स्थापित करने के लिए मंजूरी मिली है। मई 2024 में एनबीडी बैंक को भारत में सब्सिडरी बनाने की मंजूरी मिली थी। फिलहाल आपको बता दें, एसएमबीसी की नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में ब्रांचेस हैं जिसके जरिए ये ऑपरेट करते हैं, और उस ब्रांचेस को अब सब्सिडरी कंपनीज के जरिए ये ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा आरबीआई के अप्रूवल के बाद आप मान के चल सकते हैं। साथ ही साथ एसएमबीसी को बैंकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस देने पर भी आरबीआई की ओर से विचार किया जाएगा। ये जो नई सब्सिडरी कंपनी बनाई जा रही है उसी के तहत लाइसेंस देने के ऊपर विचार आरबीआई की ओर से किया जाएगा। 14 जनवरी को येस बैंक के शेयर में 22 रुपये 67 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग 23 रुपये 6 पैसे के डे हाई के करीब 22 रुपये 95 पैसे के स्तर पर 0.25% की मजबूती के साथ हुई। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये स्टॉक 25 रुपये का लेवल पार कर लेता है तो शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, ये तो थी कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ, और आपको ले चलते हैं इस सेगमेंट की पहली खबर की तरफ, जो है इस देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। आरआईएल ने बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग योजना रोकने पर एक बड़ी सफाई जारी की है। एक रिपोर्ट थी ब्लूमबर्ग के हवाले से इस हफ्ते में कि लिथियम आयन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग योजना पर इस कंपनी ने रोक लगा दी है। सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों का हवाला देते हुए कंपनी ने ये रोक लगाई है, ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया था। क्योंकि हुआ क्या है कि चीन से टेक्नोलॉजी ना मिल पाने के कारण कंपनी ने यह फैसला लिया है। इस कंपनी की यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की चाइना की एक कंपनी है शियामेन लिथियम एनर्जी, जिसके साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन ये बातचीत फ्रक्टिफाई नहीं हो पाई, जिस वजह से कंपनी ने ये रोक लगा दी है, और कंपनी का अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की असेंबलिंग के ऊपर फोकस होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया था। साथ ही खबर ये भी थी कि इस कंपनी ने बोला है कि यूएस ने जो अगर डील दी तो फिर वेनेजुएला से क्रूड खरीदने के ऊपर इस कंपनी की ओर से विचार किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उसी दिन जब ये खबर आई थी ना, तो कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन भी आया। कंपनी ने कहा कि बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी में फिलहाल किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग पर टारगेट समय सीमा के अनुसार काम अभी भी जारी है। तो इसका इम्पैक्ट हमने शेयर पर देखा भी। चार्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। 12 जनवरी को आरआईएल के शेयर में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई और शेयर करीब ½ % ऊपर 1483 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। लॉन्ग टर्म में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह शेयर 2200 से 2400 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक
आपको क्या करना है, आपको मनी लाइन के साथ बने रहना है। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सी खबरें जानना चाहते हैं और आपको क्या अच्छा और क्या खराब लगा इस शो में। और हाँ, ये ज़रूर करिएगा कि अपने दोस्तों को, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दें। एक और ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक से जुड़ी हुई, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को, जो आपके सामने है। करना कुछ नहीं है, ज्वाइन बटन आप प्रेस कीजिए किसी भी वीडियो पर आकर, उसके बाद आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद, प्लान चुनने के बाद आप बन जाएंगे हमारे प्राइम मेंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।